एकदम बता देते हैं। फिलहाल हम लोग चल रहे हैं 1857 की क्रांति का कारण। 1857 की क्रांति का कारण, ठीक है, या 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है। कई बार ये प्रश्न पूछा है भाई, आज भी पूछ सकता है, ये बात को ध्यान रखिए। 1857 की क्रांति का कारण, चल भाई 1857 की क्रांति का कारण, 1857 की क्रांति का कारण। तो 1857 की क्रांति के कई कारण हैं, आप लोग भी लिखेंगे। पहला है राजनीतिक कारण, हाँ, राजनीतिक कारण। दूसरा है प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक कारण के अंतर्गत कई सारे आज चीज आएंगे। तीसरा है आर्थिक कारण, चौथा है राजनीतिक कारण, पांचवा है धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, छठा है धार्मिक कारण, सातवां है सैनिक कारण, और आठवां है तत्कालीन कारण। आठवां क्या हो गया? तत्कालीन कारण। ये प्रश्न जो है तत्कालीन कारण में गाय और सुअर के चर्बी वाला बातें होगी, तो ये 100% श्योर रहिए, लॉन्ग में पूछेगा भाई, और ये 5 नंबर का होगा। मोबाइल चला रहे हो और मोबाइल से फ्लैश लाइट आया है, मार लात के सीधा कर देंगे। कॉपी पर लिखने का मन नहीं करेगा, कुकुर लेखा नेके में घेमचियाल है वही में। भाग जाइए लंस, लिख। जल्दी छापा। इसको याद करना ही करना है, हम तो देंगे ही। अगर पहले हो जाता है तो पहले भी याद करो, लेकिन करो, श्योर रहिएगा, ये आएगा श्योर। ना, लेकिन इसमें भी लॉर्ड विलियम बेंटिक 1830 के दशक में जो है उन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पुनर्विवाह को मान्यता दी थी, पहली बार विवाह किए थे ना। अंग्रेजी शिक्षा को 33 के क्रम में लागू भी किया गया था, उस समय वो सब किया है, सब इसी का ही थी। हो गया सब किसी का। भाई 1857 की क्रांति का क्या है? अब भाई 1857 की क्रांति के विफलता का कारण, कथी का कारण? अब हेडिंग आएगा 1857 की क्रांति की विफलता, विफलता।
विफलता का कारण, 1857 की क्रांति की विफलता का कारण। पहला है योग्य नेतृत्व का अभाव, योग्य नेतृत्व का अभाव। वायु जल रहा है, इनको दिक्कत हो रहा होगा। योग्य नेतृत्व का अभाव दिख रहा है, बढ़िया। 2 नंबर, समय से पूर्व विद्रोह होना, समय से पूर्व विद्रोह होना। इनमें विद्रोह का निश्चित उद्देश्य नहीं, विद्रोह का निश्चित उद्देश्य नहीं। संगठन एवं योजना का अभाव, पांच में विद्रोहियों के पास सीमित संसाधन, छह में जन समर्थन का अभाव, सात में चुप रहो, भारतीय राजाओं द्वारा अंग्रेज को मदद, और आठ में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। जल्दी छापिए। जब तू सगा छुट्टी हो ना तब पत्थर पड़े लगी, आ तब तक पड़े जब तो उन्हीं के मुंह का नाक कुचा जाए, आ खास करे को ओकरा ऊपर ओला गिर जाए जौन पैसवा बाकी रख ले। बनल बनावल चीज बरसों के तपस्या होकर भंग हो जा। चौदह फरवरी के दिन होकर तपस्या टूट जाओ। अच्छा, अभी फिलहाल लिख लिया सब। अभी फिलहाल अपना देश में एक साधु महात्मा है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, प्रेमानंद जी महाराज और अनुरुद्धाचार्य जी महाराज।
उन्होंने एक बयान दिया कि हमारे समाज में स्त्रियों की पूजा की जाती है और स्त्री सदा जो है ना पूजनीय है भारतीय समाज में। लड़की जो है ना लक्ष्मी होती है, क्योंकि दशहरा के समय में हम लोग लड़की का पूजन करते हैं और उसको जो है ना दुर्गा के रूप में मानते हैं। हाँ, तू सा डाइन है, तू सा है ना डाइन। लक्ष्मण जी तुहनी लायक ठीक कहले रहे। अब सुन लो, भारतीय समाज जिस समाज में पूजा की जाती है उस समाज में नाको काटा जाता है। सुनो, अब महाराज जी ने एक विचार अपना दिया कि कौन रिलेशनशिप को आता है। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप। अच्छा सुनो, लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है। हम आज डिबेट, हम कुछ खाना वगैरह खा रहे थे तो सोचे एगो आदत बहुत बड़ा ही बीमारी है, सबके साथ होगा। हम धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेते हैं। टीवी वगैरह है, अच्छा है, मोबाइल वगैरह है, फेसबुक पर, यूट्यूब पर इससे ज्यादा यही चलबे करता है। फेसबुक पर तो हुए चलता है सास संग पतो, मतलब दामाद फरार, ये टाइप से आता है ना। शिक्षिका जो है ना हेडमास्टर को लेकर फरार, इस टाइप से आता है। अब सुनिए, तो हम शायद फेसबुक पर देख रहे थे कि महाराज जी के बारे में दो लड़की आपस में लड़ रही थी ना, कि एक रिलेशनशिप, वो शब्द भी हमसे बोला नहीं जा रहा है। भारतीय लोग हैं भाई, जो शब्द हमारे समाज के खिलाफ उसको बोलते भी हम लोग नहीं है। ठीक है, लव इन रिलेशनशिप करके कुछ था बोल रही थी। कहने का मतलब भोजपुरी भाषा में सीधा सीधा है, सीधा सीधा भोजपुरी भाषा में है। हाँ हेलो, यानी दिल्ली एयरपोर्ट पर हाँ ना, हाँ हाँ हाँ, बैंकॉक जाता नहीं, थाईलैंड मसाज लेवे चल बा, गजब गजब हाल बा। कहाँ रह, आवा आवा। मिलम हम न्यूयॉर्क में मिलम, ठीक बा, 6 बजे के बाद होगा लोग। अब सुनिए, महाराज जी ने एक बात कही कि लड़के समाज की इज्जत है। अब कोई सुनो पहले, अब एक लड़की जो है ना उनके विचारों पर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लड़की लव रिलेशनशिप में से रहता है वो ठीक नहीं होता है, वो समाज के लिए घातक है। और उन्होंने ऐसा शब्द को कहा, कुछ शब्द उन्होंने, तो ठीक है, उस शब्द का कोनो गलत नहीं है। कहने का मतलब एक लड़की का थे रिलेशनशिप में ना होता है कि चलिए आज फलनवा लड़का है, इसके साथ हम रह रहे हैं ना, 6 महीना के बाद, साल भर के बाद ये ठीक नहीं कि फिर दूसरा के पकड़ के ले आए, फिर तीसरा को लाए ना। लव इन रिलेशनशिप क्या बोलते हैं उसको, वही वाला। आप समझ गए। अब उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे समाज की परंपरा नहीं है। तो एक मैडम थी 35-40 साल की, वो कह रहा ये सही है रे, वो सही है, हमारे समाज में ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, कोई भी लड़की, कोई भी लड़का, एक लड़की ये नहीं है, लड़का वो है ना, कोई भी लड़की या कोई भी लड़का पहले ही टेस्ट ड्राइव ले रहा है। वो वीडियो में है कि नहीं है, वीडियो में है ना, ये हम नहीं ना बोल रहे हैं ना। कह रहे थे कि गाड़ी चलाने से पहले उसका जांच नहीं किया जाता है। अरे तो गाड़ी है तो कर एक नट ढीला बा, पंचर बा, क्या कर, तर्क भी बड़ा खतरनाक देता है ऐसा। चलिए आगे बढ़े। तू हमारा बात सुना नहीं, तू सब बिना बात सुन ले हंस रहा ना। अब चलिए अगला जो एक टॉपिक आएगा, 3 गो जो बोले हैं, 1 और 2 एक साथ लिख दिए और तीसरा को लिख देते हैं भाई। और 100% श्योर रहिएगा ना, यहां से नहीं तो कहीं से नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। यहीं से आएगा, नहीं तो कहीं से नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखो। 1857 के विद्रोह का परिणाम हम करेंगे ना, इसकी व्याख्या लॉन्ग में, इसकी व्याख्या करेंगे ये तीनों को ही। 1857 के
विद्रोह का परिणाम 1857 के विद्रोह का परिणाम। भाई ये सवाल 100% सिक्योर है ये कि यही तीनों में एगो पूछेगा। अब बने रहिए शब्दों के ऊपर, कथा कहानी बाद में, पहले यहां आओ। मुगल सत्ता का अंत 1 नंबर में क्या होगा? चुपचाप रहो, लिखो, उसके बाद पढ़ाना है। तुम्हें कंपनी के शासन की समाप्ति। कंपनी के शासन की समाप्ति। गवर्नर जनरल अरे मारता है। महारानी विक्टोरिया का सेना। 4 नंबर महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। 5 नंबर सेना का पुनर्गठन। सांप्रदायिक नीति। 7 में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। दोनों अथी है सुपने खा कोनो निम्ने नहीं खे नाक काट ली नु लागो कोनो लक्ष्मण से तो तलवार रख ले रहा, तीर रख रही, दांत ही नाक काटी। चले जल्दी हट जा। तका दुगड़ा प्लानो बनावे लागल। उधर जाइए ना उधर आइए। तो मास्टर पूछे तक कहाँ? एयरपोर्ट। कहाँ जा रहे हैं हम? कहने लंदन जा रहे हैं, न्यूयॉर्क। अरे कोई लड़का गया था ना और PM7 करके नहीं था तो 2 फ्लैट के 85,000 बताया है। जितना तेजी में गया उतने तेजी में साइकिल निकाल के चल दिया। बात समझ में आया ना? सुनिए, अब जितना तेजी में अंदर गया ना उतने तेजी में बाहर भागा। कहा कि ना उतना हम लोगों से होगा ना, ये सब काम होगा। तो जब कोचिंग में करिएगा तो ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। कोचिंग में 200 रुपया काफी है ना। अब वहां पर जाइएगा तो ज्यादा पैसा लगेगा क्योंकि उसको तो देना ही काफी पड़ जाएगा। तो कोचिंग में इतना ही काफी है, इससे ज्यादा मतलब लगभग नहीं करेगा, ये काफी है। आगे बढ़े। अब अपना किताब दीजिए सर, हम वहां से पढ़ाना शुरू करें। निकाल कर दीजिए जहां से पढ़ाना है। बताओ टोनी के चलते आंख में हमारा कथी कथी हो गया है। कथी होइएगा? तू जवान बा, डर दे है ना।
चलिए, अवध के बारे में ना बताना था, अवध से शुरू करना है। चलिए, सब कोई, वह लोग चुप नहीं रहिएगा, अब पंखा बंद करेंगे, इसलिए चुप रहिए। दिल्ली के अतिरिक्त अवध के बारे में बताने जा रहे हैं। अवध में विद्रोह, अवध में विद्रोह। अवध को आज लखनऊ भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लखनऊ। यूपी भी कहते हैं, कोई दिक्कत? यूपी की राजधानी। और लखनऊ कौना नदी के किनारे? गोमती। कौना नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। बात समझ में आ गया? चलिए, दिल्ली के अतिरिक्त विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र था जिसका नाम था अवध। अवध को लखनऊ भी कहते हैं, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। अब बताइए, वहां के नवाब ऐसा पान खाता था कि घोड़ा गलती से खाली होकर बीगल पान खाने लगते बेहोश हो गए रहे। बस में कई दिन के बाद होश में आया, हूँ 3 घंटा नहीं, दिन के बाद होश में आया, बस इसीलिए थोड़े नवाब कहते हो करा। चलिए, दिल्ली के अतिरिक्त विद्रोह का कोई एक और हॉट केंद्र था, तो वो था लखनऊ, अवध। हेलो, अवध का आर्थिक महत्व अंग्रेजों के लिए बहुत अधिक था। यहाँ की उपजाऊ धरती नील और कपास जैसे वाणिज्य उत्पादों के लिए उपयुक्त थी। अवध की धरती अंग्रेजों के लिए काफी उपयुक्त था कि यहाँ की जो भूमि है उपजाऊ है और नील की खेती के लिए और वाणिज्य कृषि मतलब व्यापारिक कृषि के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सुनिए, अतः यहाँ व्यापारिक संभावनाएं थी, यहाँ पर व्यापारिक कृषि की जाए और यहाँ से सामान को विदेश में भेजा जाए। अवध उत्तरी भारत का प्रमुख बाजार बन सकता था, इसलिए कंपनी सरकार लंबे समय से अवध पर अपना शिकंजा जमाने का प्रयास कर रही थी कि किसी भी प्रकार से अवध को अपने नियंत्रण में लिया जाए, किसी भी प्रकार से अवध को अपने नियंत्रण में लिया जाए। वेलेस्ली जो अवध के नवाब सदत अली के सहायक संधि के लिए विवश किया। अब चलिए, अवध में सहायक संधि कब हुआ? अवध में सहायक के संधि कब हुआ? तब भाई, अवध में सहायक संधि 1801 में हुआ। उस समय अंग्रेज के जो गवर्नर थे वो लॉर्ड वेलेस्ली थे और तथा अवध के जो राजा थे सादत अली था। तो सादत अली को मजबूर किया किसने? वेलेस्ली सहायक संधि करने के लिए। अब ये जानना है कि सहायक संधि से उसको क्या लाभ हुआ। सुनिए, इससे अवध में अंग्रेज का प्रभाव बढ़ने लगा, परंतु नवाब की सामरिक और आर्थिक स्थिति दुर्बल हो गई। क्या हुआ तुमको? छुट्टी हो गई, जाओ निकलो सब। क्या बीमारी कथी है? कथी दिक्कत है? कौन बोल रहा है? सर कथी हुआ है? नहीं आवाज आया था जी। फोन करो सर, पंखा ही सबको चला के। एक पंखा के आज तार काट दिया, ठीक बा? आज तो लड़का की तरफ भी पंखा कट जाएगा, कल जाते वक्त इसके पंखा काटना ही, लड़के की साइड से पूरा पंखा के तार काटो, मारो लात, बेलाओ यहाँ से। सब वही लायक है जो ना धरती पर जन्म लिया, बियाह शादी करो, जाएगा दूसरा घर बिगाड़े। ये सब नौटंकी बाज कहिए। काफी दिक्कत है तू सबको, कथी के बीमारी हुआ है भाई? अरे जौन बोला उसी को बोल रहा है। मतलब पढ़ाने जाइएगा तो चुतिया ही करेगी सर। हमको लगता है ना कि कलयुग का ही राक्षस है सब। बड़े बड़े का तबा ना, अब मतारी अपना हिसाब से होबे करी के खोज के जल। हमारा घर में रहता है ना, तो ऐसा को जो है ना फांसी पर लटका देते हैं। ऐसा के पहाड़ पर ले जाइए अपना, आप बस को सीधा बस वाला को कह दीजिए भाई तुम तोरा पैसा बस के दे देंगे, छोड़ दे। इंश्योरेंस करा के रख ले रहा, छोड़ देख रहा। चाल पे ले जाइए राजगीर, रिलेशनशिप वाला कहीं मामला हो गया तब
पता चले कि स्टेशन पर बस स्टैंड पर हम खोजते रहे तो नहीं के चलो। चलो चुप रहो, कितना बढ़िया हम लोग चल रहे थे, नौटंकी करके खराब कर देता है। नवाब की सामरिक और आर्थिक स्थिति दुर्बल हो गई। अंग्रेज रेजिमेंट के निर्देशानुसार अवध का प्रशासन चलाया जाने लगा। अंग्रेज के रेजिमेंट के अनुसार अवध का प्रशासन चलाया जाने लगा, परंतु दोषारोपण नवाब पर किया गया। सहायक संधि हुई, अंग्रेज जो है अपने अधीन उसका क्या किया, नियंत्रण ले लिया और क्या करने लगा, सरकार चलाने लगा। लेकिन अंग्रेज ने क्या कर दी, गलती, और वो गलती करके उस समय के राजा के ऊपर लाद दिया कि नहीं तूने यह काम किया है, तूने यह काम किया। कहने का मतलब किया गलती अंग्रेज, शासन चला रहा है अंग्रेज, इंटरफेयर कर दिया उसके मामले में अंग्रेज। आज जब गलती हो गई तब कह दिया कि नहीं यहाँ के राजा ने यह गलती किया है। किसी के ऊपर आरोप लगा देना बड़ी आसान था, और जो अमीर है जो ताकतवर है वो किसी के ऊपर बड़ी आसानी से आरोप लगा देता है, और उनको तनिक भी लाज और लिहाज शर्म नाम का कोई चीज नहीं कि हमने गलत तरीके से उसके ऊपर आरोप लगाया। सुनिए, डलहौजी के समय प्रशासन चलाया जाने लगा, इस प्रशासनिक अव्यवस्था फैल गई। इसके अतिरिक्त उसके लिए उत्तरदायी अंग्रेज रेजिमेंट ही थे, परंतु दोषारोपण नवाब पर किया गया। और डलहौजी के समय 1856 में अवध के रेजिमेंट आउट्रम ने तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह पर प्रशासनिक कुशासन का आरोप लगाकर उसने नवाब को स्वेच्छा से गद्दी त्यागने को कहा। नवाब के इनकार करने पर डलहौजी ने उसे जबरदस्ती गद्दी से उतार दिया तथा राज्य का अधिग्रहण कर लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, अवध का अधिग्रहण किसने किया, लॉर्ड डलहौजी। किसने किया भाई, लॉर्ड डलहौजी। जब अवध का अधिग्रहण कब किया गया, 1856। उस समय भारत के मतलब अवध के नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह पर क्या आरोप लगाया, कुशासन का आरोप लगा दिया। कथी का भाई, याद रखिए, ऐसे प्रश्न पूछी, अवध पर किस आरोप के कारण, चलिए अवध का अधिग्रहण किस आधार पर किया गया, तो कुशासन के आधार पर। कथी के आधार पर, चलिए अवध का अधिग्रहण अंग्रेजों ने किस आधार पर किया, कुशासन के आधार पर। उस समय के वहां के राजा कौन थे, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को किसने कहा गद्दी से हट जाइए, लेकिन उन्होंने हटा तो जबरदस्ती किसने हटा दिया, और अवध का क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। अवध पर ओकर नजर पहले से था, अवध पर ओकर नजर पहले से था। एला था कि भाई यहाँ की भूमि उपजाऊ है, यहाँ की भूमि उपजाऊ और उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर एक तो नील की खेती हो जाएगी और ओकरा अलावा व्यापारिक फसल हो जाएगा। तो हमें यहाँ से कोई भी वस्तु को यानी व्यापारिक फसल को या उत्तर भारत का एक व्यापारिक केंद्र बन जाएगा और यहाँ से हमें वस्तुओं को लेन देन में आसानी होगी। याद रखिए 1757 के समय भारत का सबसे समृद्ध शहर कौन था, बंगाल। कौन था भाई, और 1757 से पहले ना 1757 से पहले भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन था, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, भागलपुर बिहार। ठीक है, अब यहाँ से देश दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। आज के दौर में देखिए कंगाल राज्य बिहार, सॉरी कंगाल राज्य बिहार, सबसे सस्ता शहर कंगाल नहीं बंगाल कहिएगा, सबसे सस्ता शहर बंगाल। बंगाल जो है ना वहां पर आज भी जाइएगा तो चावल दाल सब्जी और मछली, चावल मछली आपको 40 रुपए में खिला देगा, जो भी है पगला 46 रुपए। चावल दाल सब्जी आपको 30 से 35 रुपए में भरपेट खिला देगा। अब बताइए कितना सस्ता शहर है। भारत में सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है, बंगाल की खाड़ी वाला मछली, हर डिश में मछली, हर डिश में। दुर्गा पूजा करते हैं हम लोग, मछली छूते हैं, वहां मछली चढ़ता है, वहां हर डिश में मछली। अब की बार हमारा भी इच्छा था कि हम चले बंगाल, कलकत्ता चले ना, तो 29 तारीख को हम लोग का ट्रेन भी बनवाना का टिकट बनता है, तो टिकट भी बनवा लिए। हम कहे भाई हम ऐसे धक्का धुक्की में नहीं जाएंगे ना, तो बनवा दिया गया उसको कर जाने वाला स्लीपर, एसी वाला नहीं है, नॉर्मल है।
बस बैठ के चल जाए। तो कितना देर का रास्ता है, यहाँ 2-3 बजे पकड़ो, सुबह में 4 बजे पहुंच जाओ। 2-3 घंटा तो हम लोग तकबे करेंगे, देखदा करबे करेंगे। ओकरा बाद तो अपना सोए तो मॉर्निंग में जगेंगे, दूसरा कौन टाइम नहीं ना। मुजफ्फरपुर तक, भागलपुर तक जाइएगा तब थोड़ा बहुत देखिएगा ना, ओकरा बाद पते नहीं चलेगा। अनार में कौन देखता है। अब चलिए, तो अवध का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया। किसने किया भाई? लॉर्ड डलहौजी ने किया। और 1856 में एक कानून लागू किया जेकरा के कहा गया एक मुश्त बंदोबस्ती। एक मुश्त बंदोबस्ती, एक मुश्त बंदोबस्ती, एक मुश्त बंदोबस्ती, एक मुश्त बंदोबस्ती कहाँ लागू किया गया? अवध में। एक मुश्त बंदोबस्ती कहाँ लागू किया गया? अवध में। एक मुश्त बंदोबस्ती कहाँ लागू किया गया भाई? अवध में। ठीक है। कब लागू किया? 1856 में। कब किया गया? 1856 में। कब किया गया? 1856 में। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े, चलिए। ओकरे के देह जान चुके हैं। फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फारसी। फिरंगी किस भाषा का शब्द है? मारो फिरंगी को किसने कहा? मंगल पांडे। मारो फिरंगी को किसने कहा? मंगल पांडे। अरे देखिए, पहिलका लोग जो होता था ना, शब्द का बड़ा वैल्यू होता था। उसकी जरूरत नहीं, उसकी चर्चा ही नहीं है यहाँ। तो उसकी चर्चा हम लोग उतना ही करते हैं जितना है में रहता ना। अब उसके पूरे खानदान को नहीं देखना ना। सुनिए, हाँ शायद आपका फी बाकी है, आधा अधूरा है, उसको पूरा कब कर रहे हैं? इतना सुंदर है, इतना स्मार्ट है, पैसों काहे नहीं देते? आखिर कोनो को दे आए। चलिए, चलिए सुनिए, अब आता है भाई विद्रोही क्या चाहते थे। क्या है? विद्रोही क्या चाहते थे? हर एक विद्रोही क्या चाहता है? देश की आजादी। विद्रोही क्या चाहता है? आजादी। बतौर विजेता कठिनाई, चुनौती और बहादुरी के बारे में अंग्रेज की अपनी राय थी। वे विद्रोहियों को एहसान फरामोश और बर्बर लोगों का झुंड मानते थे। विद्रोहियों को कुचलने का मतलब भी यह था कि उसकी आवाज को दबाया जा सके। विद्रोहियों को अंग्रेज काहे कुचल देते थे? कुचलने का मतलब इनकी आवाज को दबा देते थे। कुछ विद्रोहियों को इस घटनाक्रम के बारे में अपनी बात दर्ज कराने का मौका मिला। यूं भी विद्रोहियों में ज्यादातर सिपाही और आम लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। इस प्रकार अपने विचारों का प्रसार करने और लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई कुछ घोषणाओं और इश्तेहारों के सिवाय हमारे पास ज्यादा चीजें नहीं थी जिसके बिना हम विद्रोहियों को नजरियों को समझ सके। इसलिए 1857 में जो कुछ हुआ उसे रचने के लिए इतिहासकारों की कोशिशों को बहुत हद तक मजबूरन अंग्रेज के दस्तावेजों पर निर्भर रहा। वो भारतीय लोगों के विचार पर नहीं लिखा, बल्कि अंग्रेजों ने जो कहा वही लिखने का काम किया। एक कहानी है, 1857 की क्रांति की विफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो देखिए, जब मंगल पांडे को फांसी हो गई और सब लोगों ने कह दिया कि 31 मई 1857 को सब लोग मिलकर एक साथ देश भर में आंदोलन करेंगे और इसका रोटी और चपाती का मतलब कमल और चपाती इसका चिन्ह हो गया। और कहा गया कि भाई हम क्या करेंगे कि हम सभी लोग, ये जहां जहां ये पद चिन्ह जाएगा, मतलब ये चिन्ह जाएगा, सब लोग समझ जाएंगे कि आंदोलन करना है। और देश के सभी लोग कब आंदोलन करेंगे? एक साथ 31 मई को। लेकिन समय से पहले ही 10 मई को ही यह आंदोलन क्या हो गया भाई? शुरू हो गया। जब 10 मई को यह आंदोलन शुरू हो जाता है तो देखिए, बहुत से ऐसे लोग थे जो अभी तैयार भी नहीं हुए थे। सोचे कि कब करना है 31 मई को, तो बहुत सारे लोग तैयार भी नहीं हुए थे ना। कुछ लोग सोच रहे थे कि समय अभी है, आगे देखेंगे, तैयार नहीं थे। कुछ लोगों को लगा कि रे हम लोग तय डेट से पहले ही काहे कर दिया,
इसलिए अंग्रेज का साथ दे दिया कि नहीं, हम लोग इसका विद्रोह को क्या करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं। तो कुछ ही जगह पर कुछ ही लोग द्वारा यह आंदोलन किया गया जो इसके कारण से विफल हो गया। अगर सभी लोग एक साथ एक जगह नहीं पूरे देश में करते, अंग्रेज कहाँ कहाँ दबाते। भारतीयों से कहियो अंग्रेज नहीं जीत सकता था, भारतीयों से कहियो मुगल नहीं जीत सकता था। उन सबको भारतीय लोगों को हराने और अंग्रेज को या मुगल को बसाने में अपना ही हाथ होता है। ये बात को ध्यान रखिएगा, अपना ही हाथ होता है। अभी हाल फिलहाल में देश की आर्थिक संकट उत्पन्न होने वाला है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, हर चीज महंगा होगा, हर एक चीज महंगा होगा, ठीक है। अब हम जिम्मेवार किसको मानेंगे, सरकार को। जिम्मेवार किसको मानेंगे, सरकार को। लेकिन सरकार ही क्या करे, जो चीज हम बाहर से मंगाते हैं वो महंगा हो गया तो उस पर हम क्या करें। जो चीज हम बाहर से मंगाते हैं उस पर महंगा हो गया तो उसमें सरकार क्या कर सकती है कि नहीं है। सरकार क्या कर सकती है, तो उसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है। देश की जनता को भी समझना चाहिए। अब आगे बढ़िए। एकता की कल्पना आप सुनिए। 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में हो गया। 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तत्वों का आह्वान किया गया था। 1857 की क्रांति की बात को लेकर के सभी लोगों को कहा गया कि भाई ना कोई में जाति रहेगा, ना कोई धर्म रहेगा, ना कुछ रहेगा। सब लोग जो है मिल करके इसमें क्या करेंगे, हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाब की तरफ से या उसका नाम पर जारी किया गया, परंतु उनमें हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा गया। जब 1857 में जब कोई आंदोलन की जा रही थी तो उस समय जो कुछ आंदोलन का नाम मुस्लिम राजकुमारों के नाम पर भी रखा गया, लेकिन उसमें हिंदुओं के धर्म को भी ख्याल में रखा गया ताकि इनके धार्मिक आहत न पहुंचे। इस विद्रोह को ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का नाफा नुकसान बराबर था। इस युद्ध को ऐसा पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों को नाफा नुकसान क्या था, बराबर था। नाफा नुकसान क्या था भाई, बराबर था। नाफा नुकसान क्या था, बराबर था। चलिए, इस त्योहारों में अंग्रेज से पहले ही हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था और मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदाय को अस्तित्व का गौरवगान किया जाता था। बहादुर शाह नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों के दुहाई देते हुए जनता ने इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया। और दिलचस्प बात यह है कि इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की अंग्रेजों द्वारा की गई कोशिश के बावजूद भी कोई फर्क नहीं दिखाई दिया और हिंदू और मुसलमान मिलकर 1857 की क्रांति को लड़े। अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली और हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपया खर्च भी किया। याद रखिए, मुसलमानों और हिंदुओं के बीच लड़ाई करवा दिया जाए तो यूपी में एक जगह है बरेली से इंदिरा गांधी हार गई थी। इंदिरा गांधी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। वहीं पर वो गाना निकला था कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में ना। बहुत पुराना गाना है भाई, बहुत हिट गाना है, वे बजाई हैं। हिंदू और मुस्लिम के बीच राइट्स हो जाए, लड़ाई हो जाए, इसको लेकर अंग्रेजों ने एक चाल चली थी और 50,000 रुपयों का किया था भाई खर्च। थोड़ा बहुत और है, इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे।